जी नमस्कार। स्वागत है आपका आपकी क्लास में। आज हम यूनिट 2 में सेकंड पोएट को डिस्कस करेंगे एंड द सेकंड पोएट ऑफ यूनिट 2 जो है वो शेक्सपियर के बाद का पोएट है और उसका नाम है जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन इज फेमस बाय मेनी नेम। जॉन मिल्टन की कई खासियत थी। लिटरेचर की अगर हम बात करें तो जॉन मिल्टन को लास्ट चाइल्ड ऑफ रेनेसांस कहा जाता है। द लास्ट चाइल्ड ऑफ रेनेसांस की जो क्रेडिट है वो जॉन मिल्टन को जाती है। लास्ट चाइल्ड ऑफ रेनेसांस कहा क्यों जाता है जॉन मिल्टन को? यद्यपि जॉन मिल्टन का बर्थ तो बहुत पहले हुआ था। जॉन मिल्टन was born in the age of जेम्स फर्स्ट, राइट। जेम्स फर्स्ट के एज में जॉन मिल्टन का जन्म हुआ था, राइट। और जॉन मिल्टन की डेथ कब हुई थी? जॉन मिल्टन की डेथ हुई थी ड्यूरिंग द एज ऑफ चार्ल्स सेकेंड। चार्ल्स सेकेंड के टाइम पर 1674 में, और बर्थ उनका हुआ था 1608 में। 9 दिसंबर 1608 को बर्थडे है। 9 दिसंबर 1608 बर्थ डेट है मिस्टर जॉन मिल्टन की। और जॉन मिल्टन की जो डेथ डेट है वह 8 नवंबर जो है 8 नवंबर 1674 की। अब अगर ये क्वेश्चन कोई पूछता है कि जॉन मिल्टन किस एज में पैदा हुए थे, तो पहली बात तो ये कि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में अगर हम देखेंगे तो मिल्टन का एज जो है वो रेनेसांस का एज है, राइट। रेनेसांस कब से कब तक का टाइम है? रेनेसांस ब्रॉड स्पेक्ट्रम में 1453 से लेकर के और 1660 तक का टाइम है। और इसको कई पार्ट में बांटा जाता है, जैसे 1558 से लेकर के 1603 तक एलिजाबेथन पीरियड है, जिसको शेक्सपियर का भी एज कहा जाता है। और रेनेसांस में एक पीरियड है जिसको जैकोबियन एज कहा जाता है, और जैकोबियन एज में जेम्स फर्स्ट इंग्लैंड का किंग बन गया था 1603 में। और जैकोबियन एज वहीं 1603 से शुरू होता है और ये कब तक चलता है? ये चलता है 1625 तक, जब जेम्स फर्स्ट की डेथ हो जाती है। एंड मिल्टन वाज बोर्न इन जैकोबियन पीरियड। जैकोबियन पीरियड में मिल्टन का जन्म होता है। एक तो ये क्वेश्चन हो गया है। और मिल्टन की डेथ कब होती है? 1674 में। और 1674 में कौन सा पीरियड चल रहा था? उस पीरियड को रेस्टोरेशन पीरियड कहा जाता है। रेस्टोरेशन पीरियड कब से कब तक है? 1660 से लेकर के और 1700 तक। और इसी पीरियड को एज ऑफ ड्राइडन भी कहा जाता है। ये ड्राइडन का पीरियड है। अब अगर क्वेश्चन आएगा कि इन विच एज मिल्टन डाइड, तो मिल्टन डाइड इन रेस्टोरेशन पीरियड। और दूसरा एक एंगल और है इस पीरियड को देखने का। ये जो सेंचुरी है 1660 से लेकर के 1603 से लेकर के और 1660 तक, इस पूरे पीरियड को प्योरिटन पीरियड कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? इसको प्योरिटन एज कहा जाता है। और मिल्टन प्योरिटन एज के पोएट थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मिल्टन किस एज के थे? मिल्टन प्योरिटन एज के पोएट थे। 1608 में उनका बर्थ होता है। इसके जो रेनेसांस के और इंपॉर्टेंट पोएट्स थे, चाहे वो शेक्सपियर हो, चाहे क्रिस्टोफर मार्लो हो, चाहे सर फिलिप सिडनी हो, चाहे बेन जॉनसन हो, चाहे एडमंड डिस्पेंसर हो, चाहे वो फ्लेचर हो, राइट। इन सब का जन्म इनसे पहले ही हुआ था। मतलब वो सब के सब एलिजाबेथन टाइम में फ्लरिश कर रहे थे। और मिल्टन
एक बहुत बड़ा पोएट था, शेक्सपियर के स्ट्रेचर का वो पोएट था और शेक्सपियर से बहुत जूनियर था और लास्ट चाइल्ड ऑफ रेनेसांस इसीलिए उसको कहा गया क्योंकि मिल्टन ने जो ग्रैंड वर्क लिखा जिसका नाम था पैराडाइज लॉस्ट, जो 1666 में पब्लिश हुआ, मतलब कि मिल्टन ऐसे जब दूसरा है रेस्टोरेशन शुरू होता है पब्लिश तब हुआ और इसीलिए जो है मिल्टन को लास्ट चाइल्ड ऑफ रेनेसांस कहा जाता है। दैट्स व्हाई मिल्टन इज कॉल्ड लास्ट चाइल्ड ऑफ रेनेसांस। रेनेसांस के आखिरी व्यक्ति के रूप में, आखिरी संतान के रूप में इनको जाना जाता है और आखिरी संतान का यहाँ पर मतलब है कि द लास्ट ग्रेट राइटर ऑफ रेनेसांस इज जॉन मिल्टन। क्लियर, ये उसका सेंस है, ये उसका सिग्निफिकेंस है। आप चाइल्ड को लिटरली मत लीजिएगा कि इसके बाद कोई पैदा ही नहीं हुआ, वो ग्रेट स्टेचर का जो लेखक है वो नहीं हुआ उस पीरियड में मिल्टन के बाद, इसलिए मिल्टन को लास्ट चाइल्ड ऑफ रेनेसांस कहा जाता है। क्लियर है। मिल्टन जब पैदा होते हैं, इंग्लैंड पूरी तरीके से रिलीजन के चक्कर में फंसा होता है और जो किंग होता है जेम्स फर्स्ट, वो ऑर्डर देता है कि एक बाइबिल लिखी जाएगी और वो ऐसी बाइबिल होगी जो हर जगह पर मानी जाएगी। मिल्टन के जन्म से 3 साल बाद ही 1611 में, मिल्टन के जन्म से जस्ट बाद इन 1611 ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल पब्लिश किया जाता है। ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल, और ये ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल में उस समय तक जितनी भी एग्जिस्टिंग बाइबल्स थी, चाहे वो जेनेवा बाइबल हो, चाहे वो बिशप्स बाइबल हो, राइट, सबको जो है इकट्ठा करके, सब पर रिसर्च करके, सब पर बहुत एक्सटेंसिव काम करके एक टीम पूरी बना दी थी जेम्स फर्स्ट ने और उसके वजह से उस पूरी टीम ने काम करके एक बाइबल तैयार किया जिसको ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल कहा जाता है। द ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल 1611 में तैयार होती है और इसमें टोटल 47 एमिनेंट स्कॉलर्स ने मिलकर के काम किया था। कितने? 47 एमिनेंट स्कॉलर्स। और उस एमिनेंट स्कॉलर्स में जो है कुछ क्लर्जी मैन भी थे, कुछ पार्सन्स भी थे, चर्च के लोग थे, राइट, और सब ने मिलकर के जो है इसको तैयार किया। 1611 में इसको पब्लिश कराया ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल को, और इसीलिए इसको जो है किंग्स बाइबल भी कहते हैं, किंग की बाइबल भी कहा जाता है इसको। ऑथराइज्ड क्यों कहा जाता है? इसका यह मतलब नहीं कि यह बिल्कुल अथॉरिटेटिव वर्क था, राइट। दिस नोन एज द ऑथराइज्ड वर्जन appeared in 1611 and it is so called not because it was authorized by an act of parliament, parliament ने इसको authorize नहीं किया था, but because it captured the imagination and affection of the people। लोगों ने इसको स्वीकार किया, लोगों ने अपना अप्रूवल दिया, अपना स्नेह दिया, अफेक्शन दिया और सर्वमान्य हो गई है, इसीलिए इसको ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल कहा जाता है। ऑफ कोर्स द अथॉरिटी ऑफ द किंग हु कमांडेड इट्स प्रिपरेशन मे आल्सो हैव समथिंग टू डू विद द टाइटल द ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल। ये मिल्टन का समय है। प्योरिटन किसको कहा जाता है? प्योरिटन ऐसे लोग होते हैं जो लिटरेचर में, आर्ट में, लाइफ में, कल्चर में, हर जगह पर प्योरिटी को सर्च कर रहे होते हैं, प्योरिटी को फाइंड आउट कर रहे होते हैं, उन्हीं को प्योरिटन कहा जाता है। और शेक्सपियर के बाद का जो ड्रामा है वो हम देखते हैं पूरी तरीके से ऑब्सिनिटी की तरफ बढ़ रहा था। ऑब्सिनिटी का मतलब क्या होता है? उसमें अब्यूसिव लैंग्वेज यूज होने लगी थी, अब्यूसिव जो है रिलेशंस यूज होने लगे थे, और यहाँ तक का ऐसा भी प्ले लिखा जाना शुरू हुआ था जहाँ पर भाई और बहन की ही रिलेशनशिप को शो किया गया था।
तो ये सब प्योरिटनिज्म के अगेंस्ट था और उस समय की पार्लियामेंट इन सारी चीजों को अप्रूव नहीं करती थी। और इसका नतीजा ये हुआ कि 1642 में 1642 में पार्लियामेंट ने थिएटर्स को पूरी तरीके से बैन कर दिया। राइट, इन 1642 थिएटर्स वर सस्पेंडेड। राइट, थिएटर्स पूरी तरीके से सस्पेंड कर दिया गया और ये थिएटर 1642 से लेकर के 1660 तक, राइट, 1660 तक अगले 18 सालों तक थिएटर सस्पेंड रहा। मतलब कोई भी ड्रामेटिक एक्टिविटी नहीं हुई, कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं हुई। और नतीजा क्यों बंद किया गया था, उसके पीछे पॉलिटिकल रीजंस थे, उसके पीछे सोशल रीजंस भी थे। और सबसे बड़ा रीजन जो प्लेग का तो अक्सर हो ही जाया करता था कि प्लेग के मारे भी थिएटर्स बंद हो जाया करते थे। और जब थिएटर्स बंद हो जाया करते थे तो लोग पोएट्स भी हो जाया करते थे। लेकिन हम लिटरेचर में देखते हैं कि आफ्टर द डेथ ऑफ द प्लेराइट विलियम शेक्सपियर, ड्रामा स्टार्टेड टू डिक्लाइन। और ये डिक्लाइन इतना हुआ कि डिक्लाइन नॉट ओनली इन कंटेंट बट आल्सो इन फॉर्म। एंड प्लेराइट्स इतने भी जो है अब्यूसिव होते गए कि इट बिकेम सस्पेंडेड इन 1642। सस्पेंड कर दिया गया इसको, पार्लियामेंट ने सस्पेंड कर दिया, लोगों को इसमें मजा नहीं आता था। दूसरा पॉइंट ये था कि मिल्टन के टाइम पर जो है सिविल वॉर भी चल रहा था। वॉर वाज बिटवीन किंग एंड पार्लियामेंट। किंग कौन था, जो इन मिल्टन जो है के टाइम पर किंग एक तो जेम्स ही था, 1625 में उसकी डेथ होती है। और तब मिल्टन कितने साल के रहे होंगे, 1608 में तो बर्थ ही होता है, तो 15 या 17 ईयर्स ओल्ड। और फिर चार्ल्स किंग बनता है, चार्ल्स फर्स्ट। चार्ल्स फर्स्ट को भी पार्लियामेंट का इंटरवेंशन अपने कामों में बिल्कुल नहीं पसंद आता था, इसीलिए चार्ल्स ने भी पार्लियामेंट को सस्पेंड कर दिया था। और जब पार्लियामेंट सस्पेंड हो गई तो किंग धीरे धीरे डिक्टेटर बनता गया। और किंग ने एक अपनी आर्मी भी खड़ी कर ली, सपोर्टर्स की आर्मी खड़ी कर ली। और जो किंग के सपोर्टर्स हुआ करते थे उनको कैविलियर्स कहा जाता था। क्या कहा जाता था, उनको कैविलियर्स कहा जाता था। कैविलियर्स सपोर्टर थे किंग के। और जो किंग के अपोजिशन में थे उनको राउंड हेड्स कहा जाता था। क्या, राउंड हेड्स। राउंड हेड्स क्यों कहा जाता था, बिकॉज उनका जो हेयर का शेप था वो राउंड था, जिसको आप क्या बोलते हो, कटोरा कट जिसको कहा जाता है। तो राउंड साइज में वो अपना हेयर कटवाते थे और उनको देखने से ही लग जाता था कि दे आर द अपोनेंट्स। तो दो ग्रुप बन गया, एक तो रॉयलिस्ट का ग्रुप जिसको कैविलियर कहा गया, और दूसरा ग्रुप बन गया अपोनेंट्स का जिनको प्योरिटन्स कहा गया, जिनको विरोधी कहा गया। और मिल्टन जो है उन्हीं प्योरिटन्स में से एक थे। क्लियर, तो ये उनके एज की बात हो गई। और अगर हम मिल्टन के बायोग्राफी की थोड़ी सी बात करें तो मिल्टन वॉज अ वेरी हाई लर्नेड पर्सन। बहुत पढ़े लिखे आदमी थे। और बहुत पढ़े लिखे आदमी का मतलब कि कुछ ज्यादा ही इन्होंने अपने आप को इन्वॉल्व कर दिया पढ़ाई में। और हुआ ये कि धीरे धीरे, एक्चुअली आज की तरह तो लाइट थी नहीं कि इधर भी बल्ब जल रहा हो इधर भी बल्ब जल रहा हो, टेबल लैंप भी आपके पास हो। और जब लाइट इतनी नहीं थी, कम रोशनी में मिल्टन पढ़ते थे। और एक दिन ऐसा हुआ कि धीरे धीरे मिल्टन के आंख की रोशनी ही चली गई, गायब हो गई। और 1652 में मिल्टन पूरी तरीके से ब्लाइंड हो गए। क्लियर, कब ब्लाइंड हुए मिल्टन, 1642 में, सॉरी 1652 में मिल्टन बिकेम ब्लाइंड। क्लियर, ब्लाइंड हो गए। और ब्लाइंड हो गए तो फिर क्या करें, फिर मिल्टन ने एक सोनेट लिखा जो अभी आपके सिलेबस में है, जिसकी हमको बात करना है, जिसका नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। क्लियर, अपने ब्लाइंडनेस पर। और मिल्टन एक्चुअली राजा के सपोर्ट में नहीं थे, अपोनेंट्स में थे। सिविल वॉर में क्या हुआ कि चार्ल्स फर्स्ट जो किंग था 1649 में
उसको असैसिनेट कर दिया गया, किंग को मार दिया गया। चार्ल्स फर्स्ट वॉज असैसिनेटेड इन 1649। 1649 में चार्ल्स फर्स्ट का मर्डर हो जाता है। और बीइंग अ प्योरिटन एंड आप ये कह सकते हो बीइंग अ पार्लियामेंटेरियन, मिल्टन डिफेंडेड द मर्डर ऑफ किंग, जिसको रेजिसाइड कहा जाता है। मिल्टन ने रेजिसाइड को पूरी तरीके से डिफेंड किया था। क्लियर? किसको? रेजिसाइड को। रेजिसाइड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है और इसका मतलब होता है मर्डर ऑफ किंग। तो किंग के मर्डर को डिफेंड किया मिल्टन ने और उस डिफेंस पर उसने 2 किताबें लिखी थी। एक का नाम था टेन्योर्स ऑफ इंग्लिश किंग्स एंड मजिस्ट्रेट्स, टेन्योर्स ऑफ इंग्लिश किंग्स एंड मजिस्ट्रेट्स। ये एक बुक थी 1649 में ही आई थी, जस्ट आफ्टर द मर्डर ऑफ किंग। और इसमें उसने किंग के मर्डर को डिफेंड किया था, रेजिसाइड को डिफेंड किया। और इसके बाद एक और किताब आई जिसका नाम था आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट का मतलब होता है मूर्ति भंजक। मूर्ति भंजक का मतलब जो परंपराओं को तोड़ने वाला हो, उसको आइकोनोक्लास्ट कहा जाता है। तो ये भी 1649 में ही आई। मिल्टन ने यहाँ पर इन दोनों बुक्स के थ्रू अपना खुला विरोध दर्ज कराया, पार्लियामेंट के साथ हो गए। और जब 1649 में पार्लियामेंट ने अपनी सरकार बनाई तो मिल्टन उसमें जो है लैटिन सेक्रेटरी के पद पर काबिज किए गए। राइट? लैंग्वेज में लैटिन सेक्रेटरी के पद पर मिल्टन को बिठाया गया और किंग्स के सामने खुला विरोध मिल्टन का रजिस्टर हुआ, दर्ज हुआ। 1649 की बात है। 2 ही साल बाद मिल्टन 1652 में अंधे हो गए। राइट? अब जब 1652 में अंधे हो गए तो इंग्लैंड के लोगों ने या किंग के सपोर्टर्स ने क्या कहा कि मिल्टन ने किंग के मर्डर का सपोर्ट किया था, इसीलिए भगवान ने मिल्टन को अंधा कर दिया है। राइट? मिल्टन बिकेम ब्लाइंड as he supported the murders of king, and this was the allegation by the royalists, by the cavaliers, right, by the supporters of the king। तो मिल्टन 1652 में अंधे हो गए। एंड देन ही रोट अ सोनेट, और सोनेट का नाम क्या है? व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। कौन सा सोनेट लिखा? When I consider how my light is spent। ये सोनेट की पहली लाइन थी और आपको पता है कि सोनेट अपने पहली लाइन को ही अपनी टाइटल बना लेता है। ये मिल्टन का सोनेट था जिसे उन्होंने अपने अंधे हो जाने पर लिखा था और बाद में किसी और क्रिटिक ने या मिल्टन के किसी फॉलोवर ने इसका नाम बदल करके इसको ऑन हिज ब्लाइंडनेस कर दिया। क्लियर? क्या कर दिया? मिल्टन के किसी फॉलोवर ने इसका नाम बदल करके ऑन हिज ब्लाइंडनेस कर दिया। ऑन हिज ब्लाइंडनेस को ही व्हेन आई कंसीडर व्हेन माई लाइट इज स्पेंट कहा जाता है। क्लियर? ऑन हिज ब्लाइंडनेस। अब ये आपके सिलेबस में है इसलिए थोड़ा सा इसके बारे में और बता देता हूं। ऑन हिज ब्लाइंडनेस के बारे में, व्हेन आई कंसीडर
हाउ माई लाइट इज स्पेंट। एक्चुअली बहुत सारे सॉनेट्स लिखे हैं मिल्टन ने, और उसमें ये सबसे बेस्ट सॉनेट की कैटेगरी में है, राइट। वन ऑफ द बेस्ट नोन ऑफ द सॉनेट्स ऑफ जॉन मिल्टन। द लास्ट, वैसे पूरा सॉनेट आपको कराता हूं। पहली बार सॉनेट पब्लिश कब हुआ था? लिखा तो गया जब वो ब्लाइंड हो गए, लेकिन छपा नहीं तुरंत। पहली बार सॉनेट छपा था 1673 में, राइट। अब अगर ये क्वेश्चन आएगा कि व्हेन वाज ऑन हिज ब्लाइंडनेस पब्लिश्ड, तो ये 1673 में पब्लिश हुआ था सॉनेट, राइट। मिल्टन की एक बुक आई थी, नाम था मिल्टन्स 1673 पोएम्स, राइट, इन हिज ऑटोबायोग्राफ नोटबुक, राइट। तो ऑटोग्राफ नोटबुक उसी में छपा था। सॉनेट लिरिक पोएम होती है और पर्सनल पोएम भी, तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस एक पर्सनल पोएम थी, राइट। खुद ही ब्लाइंड हो गए थे तो पर्सनल पोएम ऑब्वियसली हो जाएगी। और सॉनेट का फॉर्म क्या था? मिल्टन का ये जो सॉनेट है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये इंग्लिश सॉनेट नहीं था, ये शेक्सपियरियन सॉनेट नहीं था, जो है मिल्टन इमिटेटेड पेट्रार्क हियर, और इसलिए ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो है एक पेट्रार्कन सॉनेट है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज अ पेट्रार्कन सॉनेट। और पेट्रार्कन सॉनेट तो आप जानते ही हैं कि पेट्रार्कन सॉनेट को दो पार्ट में बांट दिया जाता है, ऑक्टेव और सेस्टेट में। ऑक्टेव 8 लाइंस ऑफ द बिगिनिंग होती है और सेस्टेट 6 लाइंस ऑफ द एंडिंग होती है। तो ये ऑक्टेव और सेस्टेट में डिवाइडेड था विद द राइम स्कीम ऑफ ए बी बी ए बी बी ए बी ए, सी डी सी और सी डी सी, राइट। सी डी सी और सी डी सी वैसे होता है, लेकिन यहाँ पर एक वेरिएशन है थोड़ा सा। यहाँ पर जो सॉनेट राइम स्कीम है वो है ए बी बी ए, ये ऑक्टेव की, और सेस्टेट की सी डी ई और सी डी ई, ये राइम स्कीम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस की, जो कि एक पेट्रार्कन सॉनेट है। क्लियर? आइए टेक्स्ट की बात करते हैं, पोयम की बात करते हैं। थोड़ा मैं पोयम पढ़ देता हूं, आप सुन लीजिए, मीनिंग समझा देता हूं, फिर आप घर पर अपने मोबाइल पर एक बार फिर से सॉनेट को डाउनलोड करके और पढ़ लीजिएगा। शुरुआत ही होती है, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट एर हाफ माई डेज। एर का मतलब होता है बिफोर। जब मैं सोचता हूं कि मेरी आधी जिंदगी बीतने से पहले ही, हाउ माई लाइट इज स्पेंट, मेरे आंख की रोशनी कैसे समाप्त हो गई है, कैसे चली गई है। हमने तो अभी आधी जिंदगी भी नहीं बिताई थी और कैसे मेरी आंख की रोशनी चली गई है। और अब मैं इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, एंड दैट वन टैलेंट which is death to hide lost with me useless। अब मैं तो, मेरे लिए तो संसार अंधकार में डूबा हुआ है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, और मेरे अंदर एक टैलेंट है जिसको सिर्फ मौत खत्म कर सकती है और कोई नहीं खत्म कर सकता। और वो टैलेंट मेरे अंदर जो है यूजलेस पड़ा हुआ है। एंड दैट वन टैलेंट which is death to hide lost with me useless through my soul more bent, though my soul more bent to serve therewith my maker। और जब से मैं ब्लाइंड हुआ हूं तब से मेरी आत्मा जो मेरा मेकर है, जो मेरा गॉड है, उसके प्रति और ज्यादा कृतज्ञ हो गई है और ज्यादा झुक गई है। एंड present my true account lest he returning child does got exact labor light denied। और जब तक गॉड मेरे लाइट को पूरी तरीके से खत्म नहीं कर देता तब तक मैं गॉड के लिए काम करता रहूंगा। मैं जनरली पूछता हूं
आई फॉन्डली आस्क कि मेरी लाइट आपने क्यों ले ली, मेरी जो आंख की रोशनी है, गॉड से मैं पूछता हूं कि आपने क्यों ले लिया है। लेकिन बट यहां से शुरू होता है जिसको बोलते हैं क्या, वोल्टा। बट डथ गॉड डजंट नीड, नहीं सॉरी, बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज। फिर मेरा धैर्य थोड़ी देर में जवाब देता है, कहता है कि गॉड डज नॉट नीड एनी ईदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स। ईश्वर ने तो जो भी आदमी के पास है उसको उसी ने दिया है, उसको क्या जरूरत है उस चीज की जो उसने खुद दिया है। गॉड को किसी भी काम की, किसी भी फेवर की जरूरत नहीं होती है। गॉड डज नॉट नीड ईदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स, हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक, दे सर्व हिम बेस्ट। और जो भी ईश्वर के द्वारा दिए हुए कार्य को आसानी से, विनम्रता से, प्रेम से कर लेते हैं, वह ही उसके फेवरेट होते हैं, वही उसको बेहतर सर्व कर पाते हैं। हिज स्टेट इज किंगली, उसका राज्य बिल्कुल राजा की तरह है। कैसे है, राजा की तरह। और थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट। और उसके एकमात्र आदेश से हजारों लोग खड़े होते हैं कि जैसे कोई आदेश दे उसके काम को तुरंत किया जाए, तुरंत उसको फॉलो किया जाए। और सारे लोग काम ही नहीं करते, दोज दे हु सर्व दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। जो लोग सिर्फ स्टैंड करते हैं, सिर्फ वेट करते हैं, वो भी उसकी सेवा कर रहे होते हैं। मतलब मैं अंधा हो गया हूं तो मेरा भी अपना काम है, मैं भी गॉड के लिए काम कर सकता हूं, और नहीं कर सकता तो वेट करूं, अपना इंतजार करूं। बिकॉज गॉड डज नॉट नीड ईदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट। उसे न तो अपना काम चाहिए, किसी व्यक्ति का काम चाहिए, ना तो उसे अपना गिफ्ट ही चाहिए। हिज किंगडम इज, हिज स्टेट इज किंगली, उसका राज्य राजाओं की तरह है। थाउजेंड्स जो है एट हिज बिडिंग स्पीड एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट। लैंड और ओशन में यात्रा करने के लिए हजारों लोग इंतजार करते हैं कि कोई कुछ कहे। मैं नहीं करता हूं, लेकिन मैं उनमें से हूं। दे ऑल्सो सर्व हु स्टैंड एंड वेट। जो ऐसे लोग भी हैं वो भी सेवा करते हैं, जो सिर्फ खड़े रहते हैं और अपनी बारी का, अपनी प्रतीक्षा का इंतजार करते रहते हैं। ये पूरा सोनेट था जिसका नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। क्लियर। या जो उसकी दूसरी टाइटल हमने आपको बताई क्या है, व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइट इज स्पेंट। कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, कोई समस्या हो सोनेट में तो बताइए। पेट्रार्कन सोनेट है, राइम स्कीम आपको बता दिया है, कब लिखा गया, जब वो ब्लाइंड हो गए, कब पब्लिश हुआ ये बता दिया, और पूरी पोएम आपको पढ़ करके सुना भी दिया है। अब आप एक बार इस पोएम को दोबारा से भी पढ़िएगा तो आपको मजा भी आएगा, और आप लाइन भी एक कभी नहीं भूलेंगे। आपके पेपर में जो आएगा आप खट से टिक मारेंगे और 100% उसको सही करके आएंगे। क्लियर। कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या? नो कंफ्यूजन, नो समस्या। चलिए, नो कंफ्यूजन, नो समस्या। तो मिल्टन की जो अगली पोएम है आपके सिलेबस में, थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं, है ना। और अगली पोएम जो है वो पैराडाइज लॉस्ट है, और पैराडाइज लॉस्ट की फर्स्ट से लेकर के
26 लाइंस तक की है। आइए ये है पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट कैसे होता है? ये बाइबल की स्टोरी है। बाइबल में आपने एडम और ईव के बारे में पढ़ा है। एडम और ईव को गॉड ने ईडन गार्डन में भेजा था, राइट? क्यों भाई चुप रहिए। एडम एंड ईव को भेजा गया था और ईडन गार्डन में एक एप्पल का ट्री था and they were forbidden to taste the fruit of that forbidden tree. उनको उसका फल नहीं खाना था, ऐसा कहा गया था, मना किया गया था, और उन्होंने बहुत दिनों तक खाया भी नहीं। कुछ दिन बाद होता यह है कि गॉड के कुछ साथी होते हैं, एंजल्स होते हैं, और वो गॉड के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं। और जब गॉड के खिलाफ वो विद्रोह कर देते हैं तो गॉड उन सबको हेवन से, पैराडाइज से भगा देता है, और भगा देता है वहां से धक्का मार करके, और उस सब के सर नरक में गिरते हैं, जिसको वैली ऑफ इन्फर्नो कहा जाता है, फायर कहा जाता है। आग की जलजलाती हुई घाटी में वो सब गिरते हैं, और इस तरीके से उनका हेवन क्या होता है, पैराडाइज क्या होता है, चला जाता है। उसी को पैराडाइज लॉस्ट कहा जाता है। क्लियर? पैराडाइज लॉस्ट कैसे हुआ, ये तरीका था कि अ फ्यू एंजल्स रिवोल्टेड अगेंस्ट गॉड, एंड गॉड जो है फोर्स्ड देम टू लीव द पैराडाइज एंड थ्रू देम इन द वैली ऑफ फायर, सो दे लॉस्ट देयर जो है पैराडाइज। ऑलराइट, आगे बात यह है कि जब पैराडाइज लॉस्ट हो ही जाता है, और जो एंजल्स थे उनका जो लीडर था उसका नाम था सैटन, शैतान जिसको आप कहते हो। सैटन लोगों को इकट्ठा करता है एंड ही मेक्स अ प्लान टू रिवेंज, बदला लेने की सोचता है। अब वो ऊपर से तो नीचे भेज दिया गया है, बदला ले कैसे? तो सोचता है कि जो सबसे ब्यूटीफुल क्रिएशन है गॉड का, उससे बदला लिया जाए। ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ गॉड एडम और ईव है, इंसान है ये दोनों, तो इनसे पहले बदला लिया जाए। और इनसे बदला लेने के लिए क्या करता है सैटन? वो स्नेक बन जाता है, और स्नेक बन करके जो है ईव को टेम्प्ट करता है टू ईट द एप्पल ऑफ द फॉरबिडन ट्री। और ईव टेम्प्ट हो जाती है, लालच में फंस जाती है, और वो उस फॉरबिडन ट्री का जो मना किया गया था पेड़, उसका फल खा लेती है। और खाने से क्या होता है, गॉड नाराज हो जाता है, और गॉड जब नाराज होता है उनसे तो क्या होता है, अभी तक एडम और ईव इमोर्टल थे, और एडम और ईव से इमोर्टैलिटी छीन ली जाती है, और इस तरीके से मौत इस धरती पर आ जाती है। अभी तक मौत नहीं थी, डेथ नहीं थी, डेथ को लाने वाले एडम और ईव ही है, स्पेशली ईव है। और ऐसा करने के लिए उसको टेम्प्ट कौन करता है? वो सैटन करता है, वो डेविल करता है। ये पैराडाइज लॉस्ट की स्टोरी है, राइट? और मिल्टन जब अंधे हो गए तो एक तरीके से मिल्टन का भी पैराडाइज लॉस्ट हो गया था। वो कुछ देख नहीं पा रहे थे, वो सिर्फ इमेजिन कर रहे थे, और इसलिए मिल्टन ने ऐसी स्टोरी को चुना जिस पर वो अपने ऑटोबायोग्राफी लिख सके। और इसीलिए मिल्टन की जो पैराडाइज लॉस्ट है वो ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। देयर आर अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट आर ऑटोबायोग्राफिकल, राइट, जहां पर उन्होंने अपने ही लाइफ की बात किया है। तो ये छोटी सी स्टोरी थी मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट की, राइट? पैराडाइज लॉस्ट एक एपिक पोएम है, और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लीजिए। इट इज एन एपिक पोएम
और एपिक पोएम क्या होती है? एपिक पोएम इज अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम, एक लंबी नैरेटिव पोएम होती है। और पैराडाइज लॉस्ट इज रिटन इन ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स आप सबको बता चुका हूं कि क्या होती है। थर्ड पॉइंट यह है कि पैराडाइज लॉस्ट सबसे पहले 1667 में पब्लिश हुई थी, राइट। पब्लिकेशन जो है इसका पब्लिशिंग ईयर 1667 है। और जब ये सबसे पहली बार पब्लिश हुई थी तो मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट 10 बुक्स में डिवाइडेड थी। कितने बुक्स में? जब ये 1667 में पब्लिश हुई देन इट वाज इन 10 बुक्स। भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बाद में जो है इसका जब सेकेंड एडिशन आता है तो सेकेंड एडिशन में 1674 का जो एडिशन है उसमें इसको 12 बुक्स में कर दिया गया था। 1674 में इसको 12 बुक्स में कर दिया गया था और 1667 में ये 10 बुक्स में था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर के लिए। 12 बुक्स जो है बहुत अच्छी मानी जाती थी एपिक के लिए। और एक लैटिन पोएट था जिसका नाम था वर्जिल। वर्जिल ने पोयम एपिक पोयम लिखी थी एनीड। यद्यपि उसने 24 बुक में लिखने का प्लान किया था होमर की इलियड और ओडिसी की तरह, लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाया। 12 में ही उसको खत्म करना पड़ा। और स्पेंसर ने भी 24 का प्लान किया था, 6 पर ही खत्म करना पड़ा। स्पेंसर की डेथ हो गई और मिल्टन ने 12 बुक में एनीड के नकल में ही बुक को अपने 1674 में डिवाइड कर दिया गया था, राइट। जो पोएम है पैराडाइज लॉस्ट, इट इज कंसीडर्ड मिल्टन्स मास्टरपीस and it helped solidify Milton's reputation as a man of literature, राइट। एक साहित्य के रूप में, साहित्यकार के रूप में मिल्टन को स्थापित करने वाली ये बुक थी। क्लियर? तो इस बात को आप याद रखेंगे कि कितने बुक्स में 1667 में थी और अब कितने बुक्स में है। आपके पेपर में यही क्वेश्चन आ सकता है कि इन हाउ मेनी बुक्स पैराडाइज लॉस्ट इज डिवाइडेड, तो आप उत्तर 12 पर क्लिक करेंगे। और जब ये क्वेश्चन आएगा कि इन हाउ मेनी बुक्स पैराडाइज लॉस्ट वाज डिवाइडेड इन 1667, तो आप 10 पर क्लिक करेंगे। मतलब क्वेश्चन का नेचर समझिएगा कि वो आपसे पूछना क्या चाह रहा है। ऐसा ना हो कि पूछ कुछ और रहा हो, आप बता कुछ और आए, यद्यपि आप जानते भी रहे और आंसर गलत कराएं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। बहुत टेक्निकल क्वेश्चन आता है पेपर में, बिल्कुल फंसाने वाला क्वेश्चन जिसे आप कहते हैं। मिल्टन ने 1658 में ही इस पोयम पर काम करना शुरू कर दिया था और 1658 से काम करके 1663 तक काम किया था पैराडाइज लॉस्ट पर। 1658 से लेकर के और 1663 तक, मतलब लगभग 7 सालों तक काम किया मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट पर। 1663 तक उन्होंने काम किया, यद्यपि छपवा नहीं पाए उसको, राइट। क्यों नहीं छपवा पाए? क्योंकि तुरंत ही जो है एक तो प्लेग फैल गया, दोबारा जो है ग्रेट फायर ऑफ लंदन हो जाता है और फिर इंग्लिश और डच का वॉर भी शुरू हो जाता है और इस कारण से जो है पब्लिकेशन थोड़ा डिले हुआ और 1667 में ये पब्लिश होकर के आई थी। However, parts were almost certainly written earlier and its root lie in Milton's earliest youth, राइट। और मिल्टन के टाइम पर जो एक सिविल वॉर हुआ था, हमने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया, इस एपिक में भी वही सिविल वॉर है। जो सैटन है, जो डेविल्स हैं, पहले जो गॉड के साथ ही रहते थे, गॉड के खिलाफ ही विद्रोह कर देते हैं और इसी को सिविल वॉर कहा जाता है। तो वो सिविल वॉर का भी सिम्टम जो है, वो भी लक्षण इस पोएम में पूरी तरीके से मौजूद है।
ठीक है, अब आइए उन 26 लाइंस पर आते हैं जिसकी बात आपका सिलेबस कर रहा है। फर्स्ट 26 लाइंस, शुरुआत एपिक की जो होती है ना, एपिक में दो चीजें, तीन चीजें हमने आपको बताया था, फिर से बताता हूं कि एपिक स्टार्ट्स विद इन्वोकेशन। जैसे इन्वोकेशन क्या होता है कि जो एपिक की म्यूज होती है उसको पहले उसका गायन किया जाता है, वंदन किया जाता है, अर्चन किया जाता है, ताकि जो पोएट काम करने चल रहा है उसके लिए कोई बाधा ना आए। और यहाँ पर मिल्टन को एपिक की जो म्यूज है कैलियोपी, उसको इन्वोक करना था। इंस्टेड मिल्टन ने उसको इन्वोक ना करके दूसरे म्यूज को इन्वोक किया है और उसका नाम है यूरानिया। यूरानिया जो है इज द म्यूज ऑफ एस्ट्रोनॉमी। So instead of invoking the muse of epic Calliope, Milton invokes the muse of astronomy यूरानिया। और ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि जो यूरानिया है, जो सब्जेक्ट मैटर है, वो एस्ट्रोनॉमी से ही डील करता है, ऊपर और नीचे से डील करता है, वो कैलापी से डील नहीं करता। इसलिए यहाँ पर जो है क्या किया है, यहाँ पर इन्वोक उसने यूरानिया को किया है। 1658 से लेकर के 1663 तक का ही है टाइम, जहां तक मुझे याद है कि उन्होंने इस पर काम किया है। हो सकता है कहीं 65 भी लिखा हो या रिवीजन चल ही रहा हो। तो इन द फर्स्ट 26 लाइन्स जो है वो अपना सब्जेक्ट बताते हैं कि उनको किस पर काम करना है, और ये बताते हैं इन्वोकेशन भी करते हैं फर्स्ट 26 लाइन्स में। जैसे पोएम शुरू होती है थीम से, जिसको बोलते हैं मीडियास रेस। मीडियास रेस का मतलब होता है इन जो है मिडिल। एपिक हमेशा, सॉरी इतनी देर से स्पेलिंग गलत लिखी है। An epic always starts in medias res, in the middle of the story. In the middle of the story एपिक शुरू होती है, और यहां पर जो है इन द मिडिल ऑफ द स्टोरी ही एपिक शुरू होती है। शुरुआत कहां से करते हैं? ऑफ मैन्स फर्स्ट डिसओबीडियंस। मैन ने पहली बार जब डिसओबे किया था आपको, कब किया था? जब उसने फॉरबिडन फ्रूट को खाया था। ऑफ मैन्स फर्स्ट डिसओबीडियंस एंड द फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री whose mortal taste brought death into the world। जिसके टेस्ट मात्र से मृत्यु इस दुनिया में आ गई थी। brought death into this world and all are oh with loss of Eden। और वहीं से ईडन का लॉस भी हो गया था। till one greater man restore us। कब तक? जब तक एक ग्रेटर मैन ने उसका रिस्टोरेशन नहीं किया। और ग्रेटर मैन कौन है? वो ग्रेटर मैन क्राइस्ट है, राइट। टिल वन ग्रेटर मैन रीस्टोर अस एंड रीगेन द ब्लिसफुल सीट, सिंग हेवनली म्यूज। यहां पर उसका इन्वोकेशन है, हे ईश्वर की देवी आइए और गाइए। सिंग हेवनली म्यूज दैट on the secret top of Oreb or of Sinai did inspire the shepherd। right, दो माउंटेन का नाम ले रहा है, right। secret top of Oreb, a secret top of Oreb and of Sinai did inspire that shepherd। उस शेफर्ड को भी आपने इंस्पायर किया था। किसने? किस शेफर्ड को? who first taught the chosen seed in the beginning how the heaven and earth rose out of chaos। जिसने ये दुनिया को बताया
कि कैसे कियोस से दुनिया कैसे बनी है, राइट। और इफ सियॉन हिल डिलाइट द मोर एंड सिलेवास ब्रूक दैट फ्लोड फास्ट बाय द ओरेकल ऑफ गॉड, और इसलिए आई थेंस इनवोक दाई एड टू माई एडवेंचरस सॉन्ग, इसलिए मैं आपको अपने साहसिक सॉन्ग के लिखने जो मैं जा रहा हूं उसकी मदद के लिए आपको इन्वोक करता हूं, आपकी स्तुति करता हूं, आपकी वंदना करता हूं, राइट। अपनी पोएम को क्या बता रहे हैं? एडवेंचरस सॉन्ग दैट विद नो मिडिल फ्लाइट intends to soar above the Ionian Mount while it pursues things unattempted in prose or rhyme, and chiefly thou, O Spirit, that does prefer before all temples the upright heart and pure, instruct me, or thou knowest। आइए और हमको आदेशित करिए, हमको बताइए, हमारा ज्ञान वृद्धि करिए, जिससे मैं काम कर पाऊं, जिससे मैं पोएम को जो अभी तक कभी ना तो प्रोज में लिखा गया है ना तो राइम में लिखा गया है, मैं उसको कंप्लीट करना चाहता हूं। आइए मेरा ज्ञान वर्धन करिए, राइट। और कम व्हाट इन मी इज डार्क इल्यूमाइन, मेरे अंदर जो अंधियारा है, मेरे अंदर जो डार्कनेस है उसको इल्यूमाइन करिए, उसको प्रकाशित करिए। व्हाट इज लो रेज एंड सपोर्ट, जिसको मैं नहीं जानता, मेरे अंदर जो गलतियां हैं, मेरे अंदर जो कमियां हैं, जो लो है, उसको अपलिफ्ट करिए, उसको राइज करिए, मुझे वरदानित करिए। दैट टू द हाइट ऑफ दिस अ ग्रेट आर्ग्यूमेंट आई मे असर्ट इटर्नल प्रोविडेंस एंड जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। मैं ऐसा करना क्यों चाहता हूं? क्योंकि मेरा उद्देश्य ये है, मिल्टन का उद्देश्य क्या है एपिक लिखने के लिए, पैराडाइज लॉस्ट लिखने के लिए, उसको बताते हैं कि टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, कि ईश्वर जो कुछ इंसान के साथ करता है वो इंसान के भलाई के लिए ही करता है। टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड, टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, मैन के लिए ईश्वर जो भी करता है वो सही करता है, उसी को जस्टिफाई करना मेरा काम है और मैं उसी को जस्टिफाई करना चाहता हूं। मैं ऐसा काम करना चाहता हूं जो अभी तक कभी हुआ नहीं है, ना तो प्रोज में ना तो वर्स में। इसलिए ओ हेवनली म्यूज कम, और कम करके क्या करना है आपको, उसके लिए काम भी बताता है कि enlighten the things, enlighten the dark things that are inside me, right। that जो हमारे अंदर डार्कनेस है उसको ब्राइटनेस में कन्वर्ट करिए, जो हमारे अंदर लो है उसको राइज करिए, उसको अपलिफ्ट करिए और मेरे इस काम में मेरी मदद करिए। मुझे आपके मदद की जरूरत है, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है और इसीलिए मैं आपका वंदना कर रहा हूं, आपको जो है आपका आवाहन कर रहा हूं। आइए और सपोर्ट मी टू कंप्लीट दिस एडवेंचरस सॉन्ग, राइट। ये जो एडवेंचरस सॉन्ग मैं बताने जा रहा हूं लोगों को, उसके लिए मुझे आपके जो है ऐड की हेल्प की जरूरत है। आइए और मेरी मदद करिए, राइट। तो ये 26 लाइंस ऑफ द बिगिनिंग है पोएम की, जहां पर मिल्टन ने शुरुआत कहां से की है? ऑफ द मैन्स फर्स्ट डिसओबीडियंस, उस गलती से जो मैन ने पहली बार किया था वहां से, और फिर जो है इन्वोकेशन बना करके उसको खत्म किया है। और इन्वोकेशन ही नहीं, अपने पूरे एपिक का इंटेंशन भी, पैरा जो है ऑब्जेक्टिव भी बताया है कि व्हाई डज ही वांट टू राइट, तो उसका ऑब्जेक्टिव यही है टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। तो इतनी चीजें आपको मिल्टन के नाम पर ध्यान रखना है और इससे बाहर मिल्टन पर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा आपके क्वेश्चन पेपर में। क्लियर? एंजॉय करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द क्लास and enjoying the class. Good luck. All the best.